बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो साइंस आप जानते हैं 3 भागों में बढ़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो क्या होता है आपका ये रियल साइंस कहते हैं हम इसको हम रियल साइंस बोलते हैं। तो साइंस के क्या चीज़ें होती हैं? साइंस एक ऐसा क्रमबद्ध है जिसके बारे में हम अध्ययन करते रहते हैं। कहा जाता है ना, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो उस विज्ञान के 3 भाग निकलते हैं। उस विज्ञान में 3 भाग के रूप में जब बांटा गया है, वैसे तो विज्ञान को 2 भागों में, एक रियल साइंस, एक स्यूडो साइंस कहते हैं। तो रियल साइंस में जो आपके भाग आते हैं वो आपके होते हैं फिजिकल साइंस और बायो। तो फिजिकल साइंस के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हम आज फिजिक्स की बात करते हैं, जो क्या कहता है कि स्टडी ऑफ नेचर की बात करता है। तो फिजिक्स में आपका चैप्टर है लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहें और नोट्स बनाते हुए चलें और ध्यान केंद्रित होकर मेरे प्यारे बच्चों जो अभी हाल ही में 9 से 10th में पास आउट होकर गए हैं, उनके हम भविष्य की उज्ज्वल कामना के लिए हम उनको तहे दिल से उनका आशीर्वाद देते हैं कि वो आगे बढ़ें और इस महामारी में हम सब जो आज कोविड-19 में के लिए देश या पूरा विश्व गुजर रहा है, उसके संबंध में ये ऑनलाइन क्लासेस व्यवस्था की गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकुर सिंह, आपका प्यारा सा चैनल अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में आपका स्वागत, जिसका श्रेय हमारे डायरेक्टर मिस्टर रतन सर को जाता है, जो इसमें बहुत ही क्रियाशील में लगनशील से काम कर रहे हैं और आपके तक शिक्षा का मार्गदर्शक देने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए वो सुचारू रूप से कार्य को करने में तत्पर हैं आपके लिए। तो मेरे पास बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर्स फिजिक्स का, साइंस का, फिजिक्स का, साइंस क्लास 10th फिजिक्स में आपका चैप्टर है, जो भी होगा अब देखिएगा, उसमें चैप्टर है आपका लाइट, इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश का कहा जाता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। तो हम बात करते हैं लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो कोई भी किसी वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंखों को संवेदित करती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसे हम कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम देख सकते हैं कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है। उन्होंने 3 पोल्स लिए, तो उन्होंने एक पोल्स से लाइट को गुजारा, तो बीच में उन्होंने क्या किया कि उसको पोल को, जो बीच में जो उसकी लाइन थी, पाइप थी, उसको बेंड कर दिया, उन्होंने मोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि लाइट पास नहीं हो रही है, लाइट आगे की ओर नहीं जा रही है, एक होल से बाहर नहीं निकल रही है। एक पाइप के द्वारा या कोई भी प्रखनली से या कोई भी चीज़ें जो भी लिए, तो उससे क्या हुआ, लाइट को हम एक क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, देखा उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि लाइट क्या है, एक सीधी रेखा में चलती है। जैसे उन्होंने एक लिया एक पाइप के रूप में, उन्होंने यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा, प्रकाश को या टार्च को जलाया, तो देखा कि प्रकाश
सीधी रेखा में जा रही है, तो उन्होंने क्या किया कि बीच से उसको बेंड कर दिया, ऐसे कुछ पाइप को क्या कर दिया, बेंड कर दिया, तो प्रकाश आगे की ओर नहीं जा रहा था। तो इन्होंने बताया कि लाइट क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। तो इस पर बाद में हाइगेंस भी आए, आप आगे पढ़ेंगे क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, तो उन्होंने बताया था कि हाइगेंस ने कहा कि नहीं, लाइट तो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन कुछ चीज़ों पर ये नहीं लागू होता है कि ये रे के रूप में चलती हैं, किरणों के रूप में चलती हैं, पार्टिकल्स के रूप में चलती हैं। तो लेकिन उन्हें बताया कि लाइट क्या है कि ये हर जगह पर नहीं ये लागू है कि सीधी रेखा में ही हम ले चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हम कोई भी एक बल्ब को जलाया, एक बल्ब को जलाते ही देखा कि प्रकाश पड़ रहा था, प्रकाश जैसे पड़ा, फिर उन्होंने उस बल्ब को ऑफ कर दिया, दूसरे बल्ब को जलाया तभी प्रकाश आ रहा था, लेकिन उन्होंने दोनों बल्ब को साथ में जलाया तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो लाइट में कुछ थोड़ा सा क्या हुआ, अंधेरा छा गया। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं इसकी व्याख्या क्या होती है, इससे ये सिद्ध होता है कि लाइट जो होती हैं वो क्या होती हैं, सीधी रेखा में भी चलती हैं, लेकिन हर जगह पे अलाउ नहीं होती हैं। जैसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव वगैरह पढ़ेंगे बाद में, तो चीज़ों पर देखा कि उन्होंने क्या, तो उन्होंने बताया कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव के रूप में है। लाइट का नेचर कैसे है, वेव के रूप में है। तो वेव के रूप में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि ये वेव के रूप में चलती हैं और रे के रूप में भी चलती हैं। तो उन्होंने बता दिया कि ये दो क्या होती हैं, डुअल नेचर हैं। लाइट क्या है, एक डुअल नेचर है, ये क्या होती हैं, रे के रूप में चलती है और वेव के रूप में चलती हैं। तो हम कह सकते हैं इट हैज़ डुअल नेचर। तो हम बात करते हैं, लिखते हैं लाइट मेरे पास बच्चों। तो लाइट क्या है, सबसे पहले हम लाइट की बात करते हैं। लाइट क्या है, प्रकाश जिसे कहते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable to see। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा के रूप में होती है जिससे हम देखने योग्य होते हैं, जिससे हम कोई भी चीज़ है हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी। तो ये चीज़ें मिलती हैं हमें लाइट की डिफिनीशन से। तो इसके प्रॉपर्टीज़ भी होंगे जो हमने बताया अभी कि लाइट कैसे चलती हैं, लाइट की चीज़ें क्या होती हैं, इसकी स्पीड भी हो सकती हैं, लाइट की वैक्यूम में क्या होगा और ये कहाँ कहाँ की सरफेस पर गिर सकती हैं, और उस सरफेस पर गिरेंगी तो उनका प्रकाश की किरणों का उसमें चेंजेस क्या हैं, क्या चीज़ें उससे उत्पन्न होती हैं, क्या क्रिएट होता है, उससे जनरेट क्या होता है। तो लाइट की बात हमने किया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी। दिख रहा है, अच्छे से लिख दें। चलो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable to see which enable to see, या लिख सकते हैं eyes to see। चलो आगे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, इसका हम गुण के बारे में बात करें, पहला क्या होगा, अभी आपने सुना क्या हो सकता है। लाइट क्या हो सकती हैं, लाइट जो होती हैं कैसे ट्रेवल कर सकती हैं, स्ट्रेट लाइन में जा सकती हैं, न्यूटन ने बताया था। तो हम लिख सकते हैं लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट tends to travel in straight line। light tends to travel in straight line। चल, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का पहला पॉइंट है कि प्रकाश का गुण क्या हो सकता है, प्रकाश क्या हो सकती है, एक सीधी रेखा में जा सकती है, ट्रेवल कर सकती है।
दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इट हैज डुअल नेचर। इट हैज डुअल नेचर। इट हैज डुअल, इनकी प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति की होती है। ये दो तरह से चलती हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक वेव के रूप में। तो हम बता सकते हैं एक पार्टिकल्स के रूप में चल सकती हैं और एक वेव के रूप में चल सकती हैं। कैसे चल सकती हैं? इट हैज डुअल नेचर, एक क्या होती है? पार्टिकल्स के रूप में हो सकती हैं, एक वेव के रूप में। मतलब पार्टिकल्स कणों के रूप में होंगे तो स्ट्रेट लाइन जाएंगी, और वेव के रूप में होंगी तो तरंगों के रूप में चलती होंगी, प्रतीत होंगी। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? लाइट की स्पीड कितनी हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट। तीसरा गुण इसका प्रॉपर्टीज, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में, वायु में, कह सकते हैं ना, या फ्री स्पेस में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये चीजें मिलती हैं। इसका चौथा पॉइंट है कि जब ये लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, व्हेन कह सकते हैं लाइट, व्हेन लाइट फॉल इन सरफेस, तो कैसे होंगी? अगर किसी चिकनी तल पर पड़ती हैं, जो क्या होती हैं, नीचे क्या होता है उसका? रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। कैसे? रिफ्लेक्शन। दो तरीके से होंगी, एक क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, एक क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ेगी तो दो तरीके से हो सकती हैं। एक क्या होगा आपका? एक क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। जब किसी पृष्ठ पर पड़ेंगी, सरफेस पर पड़ेंगी, जब प्रकाश उसी मार्ग में वापस पुनः आ जाती हैं तो क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब किसी ट्रांसपेरेंट तल पर पड़ती हैं तो प्रकाश क्या होती हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती हैं। तो वहां पे क्या होगा उसका? तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वहां पे हम कह सकते हैं जैसे वायु से कांच में तो वहां पे बातें ट्रांसपेरेंट, जब ट्रांसपेरेंट ना होकर किसी खुरदे या चिकने तल पर होती हैं तो वहां पर क्या, उसके नीचे क्या लगा, कुछ सैड आउट किया जाए ना, तो उसमें कुछ लगाया जाए तो क्या हो जाएगा उसका? रिफ्लेक्शन। तो दो तरीके से होती हैं। जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ेंगी तो क्या होगा? उनका रिफ्लेक्शन होता है, उनका रिफ्लेक्शन और उनका रिफ्रैक्शन होता है। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। और एक चीजें हैं इनके कि लाइट क्या होती हैं, ये कह सकते हैं ये विद्युत चुंबकत्व तरंगों के रूप में भी होती हैं। ये विद्युत चुंबकत्व तरंगों के रूप में भी होती हैं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, लाइट कह सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक विद्युत चुंबकत्व तरंगों के रूप में भी क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, लाइट, प्रकाश। लेकिन कब होंगी ये कहा जाए तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, या कहां पर होंगी? इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। दिख रहा है? नहीं, चलो ऊपर लिख दें, मिटा दें, नोट कर लिए होंगे। ऊपर मिटा के लिख देते हैं पांचों पॉइंट ना, फिर से नोट कर लीजिएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो बात आती है इसका 5 नंबर पॉइंट जो हमने लिखा नीचे, ऊपर लिख देते हैं फिर से। कैसे था ये? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह कैसे होती हैं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती हैं। लेकिन यह किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है।
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रहती हैं, लेकिन इसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड कहा जाए एनी मीडियम। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इसे यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकत्व वेव है, विद्युत चुंबक तरंगों के रूप में होती हैं। इसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। एनी मीडियम, रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। तो ये है इसके प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के। तो हमने लाइट पढ़ा। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल एज टू सी। तो लाइट की बात हुई, इसके प्रॉपर्टीज हमने देखा। प्रॉपर्टीज में क्या था इसका? न्यूटन ने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती। उन्होंने प्रयोग किया था, उन्होंने पाइप लिया, पाइप से उन्होंने प्रकाश को गुजारा, देखा कि प्रकाश क्या होती है, एक सीधी रेखा में जा रही है। उन्होंने उस पाइप को बेंड कर दिया, मोड़ दिया, प्रकाश नहीं जा रही थी, क्रॉस करके पार नहीं कर रही थी। उन्होंने बताया कि लोगों को दिखाया कि प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, अगर जाती नहीं तो बेंड करने पर भी नीचे से मुड़ सकती थी लाइट। तो उन्होंने इसे सिद्ध कर दिया कि ये लाइट सीधी रेखा में चलती है। तो उन्होंने क्या बताया? उसके बाद हाइगन्स आया। हाइगन्स ने कहा कि लेकिन ये सभी जगह पर अलाउड नहीं है। ये जैसे आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव वगैरह, वहाँ पे इसका यूजेस क्या होते हैं? लाइट के रूप में, किरणों के रूप में क्या होती है? प्रकाश सीधी रेखा में नहीं जा सकती हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि हाइगन्स ने ये दिया सिद्धांत, हाइगन्स ने जो अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने दिखाया कि जैसे ये प्रकाश है, जैसे इन्होंने बल्ब जलाया, बल्ब है जल रहा है तो रूम में, तो उन्होंने देखा कि प्रकाश से दो बल्ब लगे हुए हैं रूम में। तो उन्होंने एक बल्ब को जलाया, जलाने के बाद दूसरा बल्ब क्या था? बंद था। पहले बल्ब को जलाया तो उन्होंने देखा कि प्रकाश क्या हो? प्रकाश उजाला हो गया। तो उन्होंने पहले बल्ब को बंद कर दिया, फिर दूसरे बल्ब को जलाया, तभी क्या था? प्रकाश था। फिर उन्होंने उसको दोनों बंद करके दोनों साथ जलाए, तो देखा कि कुछ अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा दिख रहा है मतलब क्या हो रहा है कि प्रकाश जो हो रही है एक दूसरे को क्या कर रही है? तरंगों के रूप में कैसे रही है? श्रृंग और गर्त के रूप में चल रही हैं, तो एक दूसरे को काट दे रही हैं, एक दूसरे को कट कर दे रही हैं। एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट करके थोड़ा सा क्या हो रहा है? वहां पर अंधेरा कर दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसका एक नेचर और हो सकता है, वेव के रूप में भी चलती हैं। कैसे वेव के रूप में? श्रृंग और गर्त के रूप में, ऐसे वेव तरंगों के रूप में। उन्होंने देखा कि ऐसे चल रही हैं जब लाइट से, तो उन्होंने देखा कि ये जो श्रृंग और गर्त के रूप में है, तो ये देखा कि लाइट ऊपर नीचे इसे जा रही हैं, तो एक दूसरे क्या रही हैं? कट करके एक दूसरे से क्या हो रही हैं? वहां पर कुछ ना कुछ क्या कर दे रहा? धुंधला कर दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि लाइट का नेचर कैसा है? वेव नेचर है। तो देखा कि ये जो चीज़ें हैं लाइट कैसी हो सकती हैं? डुअल नेचर हो सकती हैं। डुअल नेचर में हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स के रूप में चल सकते हैं और वेव के रूप में चल सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स क्या हुई? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स ये बताता है कि लाइट्स क्या होती है? टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट्स टेंड्स टू ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट हमने देखा, इट हैज डुअल नेचर, पहला पार्टिकल, दूसरा वेव के रूप में। थर्ड देखा हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कि लाइट का प्रकाश का चाल जो होता है वो किसी वैक्यूम में, निर्वात में या फ्री स्पेस में कहा जाए या इन एयर में, वायु में, तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती हैं। और चौथी चीज़ें हमने ये देखा उसका गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स का, कि ये देखा कि जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, तो उसमें देखा गया कि दो तरीके से चीजें उत्पन्न होती हैं, क्रिएट होती हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन के रूप में, एक होता है रिफ्रैक्शन के रूप में। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अपवर्तन। जब कोई किरण है जब किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी चिकने तल पड़ती है, तो क्या होती है? लाइट जब वापस उसी मार्ग में वापस लौट आती है, तो क्या कहते हैं? उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट ट्रांसपेरेंट पर, किसी ट्रांसपेरेंट पर पड़ती है, कांच पर पड़ती है, तो क्या होती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती हैं। तो उसने बताया कि जब सरफेस पर पड़ेंगे दो तरीके से क्रिएट होती हैं चीजें, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। और उसके बाद पांचवी चीज हमने देखा कि लाइट जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भी होती है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो हमने ये देखा। अब बात करते हैं, जब हमने देखा कि लाइट फॉल्स इन अ सरफेस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात, तो हम रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, तो ये भी जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो देखते हैं ना, लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे आप। चलो आगे करते हैं।
तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर या सरफेस पर पड़ती हैं तो वह पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाएं, पुनः उसी दिशा में, उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या कहा जाए व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स अ, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस, जब किसी पॉलिश किए गए पृष्ठ पर, तल पर कोई प्रकाश की किरण जब पड़ती हैं तो वह पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाती हैं, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं व्हेन, इसका डिफिनेशन जो होगा, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर, when light bounce back after strikes a polished surface, ये चीज है a polished surface। तो ये क्या कहता है कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए गए तल पर स्ट्राइक करती हैं, पड़ती हैं, तो उसके बाद वह पुनः उसी अवस्था में लौट आती हैं, बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स ऑफ पॉलिश सरफेस। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल या कहा जाए पॉलिश किए गए तल पर पड़ती हैं तो वह पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाती हैं, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसके नियम भी बने हैं। तो इसका फिगर जो बनता है कि ये सरफेस है, ये पॉलिश है, पॉलिश किया गया है, जिससे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जा पाए, इसे कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। इसके जो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जो नॉर्मल होता है इसे एल से डिनोट करते हैं, नॉर्मल कहते हैं इसे हम। जो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश सरफेस पर पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश सरफेस पर पड़ती हैं, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जिसे क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। हम क्या लिख सकते हैं इसे? इंसिडेंट रे। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर, सतह पर आपतित होती हैं, इंसिडेंट मतलब आपतित होना, तो वह पुनः उसी अवस्था में वापस लौट आती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, या उसी अवस्था में परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड मीन्स क्या होता है? परावर्तित किरण। तो क्या होती हैं ये? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वह उसी अवस्था में पुनः वापस लौट आती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कह लिख सकते हैं व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस। तो जो ये इंसिडेंट रे आता है, तो यहाँ जो एंगल बनता है इसे कहते हैं इसे हम आई से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट आई से, समझ रहे होंगे। और जब ये रिफ्लेक्टेड होता है इसे हम क्या करते हैं? एंगल आर से डिनोट करते हैं, एंगल आर। तो लिख सकते हैं हम, इसका एक नियम बन जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? ये तो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो गई।
कि जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वह पुनः उसी अवस्था में उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती हैं, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। या लिख सकते हो लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस। तो जो एंगल बनता है अगर इंसिडेंट एंगल और इसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोल सकते हैं, तो इसे हम आई से डिनोट करते हैं, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो जो इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लिखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कहता है कि आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, परावर्तन कोण रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बनता है आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम। जो पहला नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, प्रकाश के परावर्तन में जब व्याख्या की जाती है उसके कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उसी मार्ग में वह परावर्तित हो जाती हैं, तो इस प्रकाश की घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो पहला नियम क्या निकलता है, जो इसमें जो इंसिडेंट रे होती हैं वो एंगल आई बनाता है, जो रिफ्लेक्टेड किरण होती हैं एंगल आर बनाता है। आई को क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, और आर क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसे आपतन कोण कहते हैं हिंदी में, और परावर्तन कोण कहते हैं। तो हिंदी में कह सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जो पहला नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मिलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम नोट कर लीजिए, अच्छे से लिखना, मिटा दें इसको, चलो मिटा देते हैं फिर लिखते हैं ना, साफ साफ रहेगा थोड़ा सा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें और पढ़ते हुए चलें, और बुक को अपने साथ लेकर बैठे रहिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला नियम क्या बताया था, जो फिगर हमारा डायग्राम हमने मिटा दिया, ऐसे कुछ था। ये है नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस का, ये है इंसिडेंट रे, जिसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। एंगल आई, ये क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड रे। जिसे कहते हैं परावर्तन किरण, इसे परावर्तित किरण जिसे कहते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे क्या होता है, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। ये एंगल आई, ये एंगल आर। आई क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बातें जो आती हैं इसे हम हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसे कहते हैं परावर्तन कोण। जब किसी पृष्ठ पर कोई किरण आपतित होती हैं तो वह उसी मार्ग में पुनः परावर्तित हो जाती हैं, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हमने देखा
हमने लिखा है व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस। तो ये देखा हमने जब कोई प्रकाश, और इसमें हमने देखा कि ये एंगल जो इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहला नियम क्या बोलता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो ये किरण जिस एंगल से ये किरण आपतित हो रही है उसी कोण से बनाते हुए ये किरण क्या होती है, परावर्तित भी हो रही है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर लिख सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम हिंदी में लिख सकते हैं इसे हम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका ये हिंदी रूपांतरण है। जिसे एंगल आई बराबर एंगल आर ये मिलता है। तो पहला नियम क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का नियम क्या कहता है, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे हिंदी में कहते हैं हम एंगल आई बराबर एंगल आर। ये दिख रहा है। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसे क्या कहते हैं हम अभिलंब, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। जो क्या होता है सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड बोल सकते हैं नॉर्मल, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। तो लिख सकते हैं हम इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होंगे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट किस बिंदु पर ऑफ इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीन आपतन बिंदु पर तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। लिख सकते हैं इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बनता है आपका दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल, इंसिडेंट के बाद यहां कॉमा लगा लीजिए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हम बोल सकते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही सेम प्लेन पर, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये बनता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देखा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा अभी। इसके पहले हमने देखा लाइट के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। तो फिर हम बात करते हैं इसके आगे पढ़ने के लिए पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन के आगे, जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे जो इसके आगे और भी चीज़ें हैं पढ़ेंगे। उसके पहले हम इमेज के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो आपका इमेज जो होगा कैसे होता है, जो आपका इमेज बनता है प्रतिबिंब जो आपका बनता है, इमेजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं इमेजेस।
इमेज क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जो कहा जाए किसी दो प्रकाश की किरणों को पर जब उसमें पड़ती हैं तो वह क्या सकती हैं, एक्चुअली मीट भी कर सकती हैं या अपीयर टू मीट हो सकती हैं। कहा जाए कि जब किसी बिंदु पर दो प्रकाश एटलीस्ट टू लाइट्स रे एक्चुअली मीट एंड आफ्टर अपीयर टू मीट, ये बता सकते हैं कि अगर इमेज की बातें में, इमेज क्या है, जो इमेज जैसे बनती हैं, प्रतिबिंब जो होता है इमेज के बारे में, तो इमेज क्या है, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट हुज एटलीस्ट it is a point whose at least two light rays, at least two light rays, it is a point whose at least two light rays कहा जाए तो actually meet और appear to meet, actually meet और appear to meet, मतलब ऐसा बिंदु, इमेज क्या है, एक ऐसा बिंदु है जिसमें कोई प्रकाश की दो प्रकाश की किरणें या तो एक्चुअली क्या कर सकती हैं, मीट कर सकती हैं, जो रियल में होती हैं, या हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई ऐसा बिंदु जिस पर प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जहाँ पर रियल रूप में, वास्तविक रूप में क्या होती हैं, मीट करती हैं, एक्चुअली रूप में क्या करती हैं, मिलती हैं, या कहा जाए मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों कंडीशंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर कोई भी दो प्रकाश की किरणें एक्चुअली मीट कर सकती हैं या अपीयर टू मीट कर सकती हैं, या प्रतीत होती, मिलती हुई प्रतीत होती, दिखाई देती हैं। ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक क्या होता है, रियल इमेज, नंबर फर्स्ट रियल इमेज, इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब दूसरा क्या होता है आपका, वर्चुअल इमेज। नंबर फर्स्ट क्या होता है, वर्चुअल रियल इमेज, नंबर सेकंड क्या है, वर्चुअल इमेज। इसे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हम अगर रियल इमेज के बारे में बात करते हैं तो रियल इमेज कैसे होता होगा। रियल इमेज क्या बातें करता है कि ये किस फॉर्म में होता है, ये इस फॉर्म में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं, किसमें, रियल इमेज में। तो रियल इमेज में पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। कहा जाए इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, किसमें, रियल इमेज की बात। रियल इमेज क्या होता है, इससे फॉर्म में क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं, कैसा इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। दूसरी चीजें क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे कहाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर। जैसे हम क्या होते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो टॉकीज वगैरह में जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर पर्दे पर मूवी दिखाया जाता है। तो वहाँ पर जब पर्दे पर देखते हैं कैसे होता है वहाँ का इमेज, उसे रियल इमेज कहते हैं। जिसे हम लिख सकते हैं कैन बी ऑब्टेन्ड स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड स्क्रीन, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये इमेज कैसे बनेगा, ये हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ये प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, उल्टा दिखता है। क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये कैसे होती हैं, ये इनकी प्रकाश की किरणें क्या होती है, इस फॉर्म में एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं, क्रॉस करती हैं, मिलती हुई जाती हैं, एक्चुअली में मीट करती हैं। ये तो कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, एक्चुअली मीट के बारे में। फिर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, इसको मिटा दें, लिख लिए होंगे, लिख लिए, चल
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं नंबर सेकंड पॉइंट, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, चलो वर्चुअल इमेज कैसे होता है? वर्चुअल इमेज जो होता है या किस रूप में हम पा सकते हैं, जब कोई भी लाइट की किरणें क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो कैसा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज के होगा। तो हम लिख सकते हैं इट फॉर्म्ड which when light rays appear to meet। तो हम कह सकते हैं कि जब इस फॉर्म में जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो कैसे इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा इस फॉर्म में। और इसे हम क्या कह सकते हैं? दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो कह सकते हैं कांट या कैन नॉट या कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं हो सकता है। और इसका इमेज कैसे बनता है? इसका कैसे होता है इमेज? वो क्या था? इन्वर्टेड बनता था उसमें, रियल इमेज में। इसमें कैसे होगा? इरेक्ट होगा, सीधा। कैसे होगा? सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा? वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब होगा। इसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज क्या बोलते थे? वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये हमारा आया इमेज की बात। तो इमेज की बात हमने किया तो हमने देखा कि इमेज कैसा होता है। इमेज होता है एक ऐसा बिंदु कहा जाए जहां पर कम से कम दो प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे से मिलती हों, एक्चुअली में, रियलिटी में, या कहा जाए कि मिलती हुई प्रतीत होती हो। कहा जाए एक ऐसा बिंदु जहां पर कम से कम दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिलती हों, एक्चुअली में, रियल में, या मिलती हुई प्रतीत होती हों, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होता है? किस फॉर्म में होता है ये? वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होता है इसका? जब प्रकाश की किरणें एक्चुअली मीट करें, जब एक ऐसा फॉर्म जब प्रकाश की किरणें एक्चुअली में मीट करती हैं तो वो कैसा होगा? रियल इमेज होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरी चीजें क्या होंगी? हम कह सकते हैं कि इसे स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। आपके टॉकीज वगैरह मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? पर्दे पर दिखाया जाता है, तो कैसा इमेज बनता है? वहाँ पर रियल इमेज होता है। और ये हमेशा कैसे होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। कैसा बनता है? जब कोई भी इमेज इन्वर्टेड बने, उल्टा बने, तो कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। तो तीन चीज़ें हमने देखा कि जब एक्चुअली किरणें, प्रकाश किरणें जब एक्चुअली में मीट करें तो रियल इमेज, जब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, जब कोई प्रतिबिंब उल्टा बने, इन्वर्टेड बने, तो रियल इमेज। आभासी प्रतिबिंब कब होगा? जब ये appear टू मीट, लाइट रेज कैसे हो? appear टू मीट। किस फॉर्म में हो? इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज appear टू मीट। जब प्रकाश की किरणें क्या होती हों? मिलती हुई प्रतीत होती हों, तो कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। जब प्रकाश की किरणों को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके तो कैसा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। और जब इमेज कैसा बने? इरेक्ट हो, सीधा बने, प्रतिबिंब सीधा बने, तो कैसा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज, जिसे हम हिंदी में आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर जिसे किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसे कहा जाए, कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं?
गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। कहा जाए हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस परावर्तित पृष्ठ कैसे हो, कर्व्ड हो, कटा हो, कर्व के रूप में हो, कैसा क्या कहा जाएगा, या कहा जाए कि परावर्तित जो पृष्ठ होगा, जिसका परावर्तित पृष्ठ कैसे हो, कर्व्ड के रूप में हो, कटे हुए भाग के रूप में हो, क्या सा दर्पण होगा, स्फेरिकल मिरर कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसे हम कह सकते हैं किसी गोले का कटा हुआ भाग, किसी गोले का कटा हुआ भाग या किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसे हो, कर्व के रूप में हो, कटे हुए भाग के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। तो कहा जाए हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस एज कर्व्ड, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसे हो, कर्व के रूप में हो, जैसे कर्व के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। या कहा जाए किसी गोले का कटा हुआ भाग अगर ऐसे काट दिया जाए, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग जो कर्व के रूप में मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ऐसे कुछ ऐसे काट दिया जाए ना, ऐसे कुछ, तो ये कहा जाता है गोलीय दर्पण के रूप में। और किसी सरफेस के कटे हुए भाग का, इसको हटा दिया जाए, किसी सरफेस के कटे हुए भाग का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किसी गोलीय दर्पण को किसी गोले के कटे हुए भाग का मध्य बिंदु, मुख्य मध्य बिंदु कहा जाए तो क्या कहलाता है, आपका ध्रुव कहलाता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किसी गोले का कटा हुआ भाग, जैसे गोले के केंद्र को, किसी गोले के केंद्र का वह भाग जो कटा हुआ भाग होगा, उसे क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या लिखते हैं, C को सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र। किसी गोले के भाग का मध्य बिंदु, किसी गोले के भाग का केंद्र कहा जाए, कहा जाए कि किसी गोले का एनी स्फीयर ऑफ सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और किसी भी गोलीय दर्पण के कटे हुए दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, आपका पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसे हम पोल कहते हैं, P, इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, इसे ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल कहते हैं। C से P को मिलाने पर जो रेखा बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। अगर कहा जाए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं,
क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। और हम इसमें बात करते हैं कि वक्रता केंद्र सी क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम आर से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे लिखते हैं हिंदी में वक्रता त्रिज्या। तो ये चीजें मिलती हैं। पहले किसी गोले के कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, किसी गोले का कटा हुआ भाग जिसका पृष्ठ कैसे हो, रिफ्लेक्टेड हो, कैसा कर्व हो, रिफ्लेक्टेड सरफेस एज ए कर्व हो, तो इसे कैसे क्या कहते हैं, हम गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण का वह भाग जिसका मध्य बिंदु, गोली दर्पण के मध्य बिंदु का भाग क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। किसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कहा जाए तो ये क्या है, गोले की त्रिज्या है ना, ये गोले की त्रिज्या, गोले का मध्य क्या है, केंद्र है, गोले की त्रिज्या आर, तो क्या हो सकती है, ये पी और सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु या फोकस कहलाता है। क्या लिखते हैं, फोकस या फोकल लेंथ, फोकल या फोकस पॉइंट या फोकस पॉइंट, फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं, या फोकल पॉइंट बोलते हैं, या फोकस पॉइंट बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मध्य बिंदु को, बीच के भाग को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु पर क्या कहते हैं, उसे हम फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। कैपिटल एफ क्या हो जाएगा आपका, फोकस या फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट। स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, इसे फोकस दूरी बोलते हैं, इसे फोकस बिंदु बोलते हैं, इसे फोकस दूरी बोलते हैं। ये चीजें मिलती हैं। और कहा जाए कि जब ये मध्य बिंदु होगा तो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा या फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। हम लिख सकते हैं फोकस दूरी हमेशा F इक्वल टू R/2 या लिख सकते हैं R इक्वल टू 2F, अथवा में R इक्वल टू 2F क्रॉस मल्टीप्लाइड। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो R इक्वल टू 2F लिख सकते हैं। कहा जाए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी भी होती है, कह सकते हैं। इतनी चीजें मिलती हैं। ये क्या क्या मिलती हैं, एक ध्रुव होता है, ध्रुव, और एक वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोले के केंद्र का वह भाग, इसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि जब ये क्या होगा, R होगा, इसके मध्य बिंदु पर है, तो ये R/2 होगा। तो F इक्वल टू R/2, तो R इक्वल टू हम क्रॉस मल्टीप्लाइड 2F लिख सकते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बातें आती हैं।
तो गोली दर्पण की में ये चीज़ें मिलती हैं हमें, जो हमें इसके बारे में पहचानना है, जानना है, जो हमें आगे चलकर डायग्राम जब बनाते हैं, जब हम कोई भी किरणों को जब हम गुजारते हैं तो कैसे चीज़ें प्रतीत होती हैं। तो हम बात करते हैं इसके आगे कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, जो ये स्फेरिकल मिरर जो होता है, हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस एज अ कर्व, लिख सकते हैं हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व, सॉरी यहाँ इज लगा लीजिए, इज कर्व, एज नहीं होगा, इज कर्व। तो अब बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कैसे होता है, 2 प्रकार का होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो गोली दर्पण कैसे होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर फर्स्ट हम लिख सकते हैं कॉनकेव, क्या लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर। सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर तुम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर कहते हैं अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं उत्तल दर्पण। ये एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो बातें आती हैं ये है क्या, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण का फिगर जो होता है कैसे होता है, कहा जाए कि रिफ्लेक्टेड सरफेस जो कैसे होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड के रूप में। ठीक है, जो प्रकाश की कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे कुछ होगा। कॉनकेव जिसका ऊपरी पृष्ठ कैसे हो, पॉलिश किया हो और इस पर कैसे हो, ब्लैक के रूप में क्या हो, परत भी चढ़ी हो, ब्लैक काली परत भी, काला पेंट भी कर दिया गया। इसमें क्या किया गया हो, एक कहा जाए पॉलिश भी किया जाए, पॉलिश करने के बाद ऊपर काली परत, काली पेंट कार की पतली परत चढ़ा दिया जाए, जिससे प्रकाश क्या होती है, आर पार ना हो। तो क्या हो जाती है, कैसी दर्पण होगा, ये अवतल दर्पण होगा। तो हम प्रयोग इसका बाद में पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आगे, पहले इसका डायग्राम देखेंगे आगे भी ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कैसे होगा दर्पण, अवतल दर्पण, जिसका ऊपरी पृष्ठ कैसे हो, ऊपर का भाग कैसे हो, पॉलिश हो और उस पर एक काला पेंट किया गया हो। तो ये कैसे होता है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। जिसे हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कैसे होगा, कर्व के रूप में, इनवर्ड के रूप में कैसे होगा, ऐसे, जिसका केव, जिसका कैसा गुफा, सीधा बता रहा ना, कैसे होगा, गुफा के जैसे होगा। केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है। जब प्रकाश की ऐसे पड़ेगी ना, ऐसे आएगी, तो हमेशा क्या होती है, ये कैसे होगा, ये वक्रता केंद्र है सी, ये फोकस बिंदु है, प्रकाश में ऐसे आए तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी, ये ऐसे जाएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी ना, ये तो ये चीज़ें बताती है आपके कैसे होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कर्व्ड इनवर्ड। तो यहाँ से दूसरी चीज़ क्या होगा, ये इसे हम कैसे कहते, क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी। इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड पॉइंट दिख रहा है, मिटा दें ऊपर, इधर लिख देते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, भी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो कैसे होगा, इसका इनवर्ड के रूप में इसका कर्व होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे है, इनवर्ड के रूप में कर्व है इसका। कैसे होगा, केव, गुफे जैसे है, केव के रूप में। ऊपर क्या होगा, इसका ऊपरी तल क्या होता है, उठा हुआ भाग क्या होता है, पॉलिश होता है, उसको ब्लैक पेंट होती है।
तो ये चीज़ें आती हैं अवतल दर्पण में। दूसरी चीज़ें क्या कहता है इसका, दूसरी बात करता है ये कैसा मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। कैसा है, कन्वर्जिंग, इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कैसा दर्पण है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग दर्पण है, कन्वर्जिंग, कन्वर्ट होता रहता है ना कन्वर्जिंग मिरर के रूप में। इसी दो चीज़ें मिलती हैं अवतल दर्पण कैसे होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड और कन्वर्जिंग मिरर, दो चीज़ें मिलती है इसमें। तो हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, ये कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, जिसका अंदर के भाग क्या हो, पॉलिश हो, अंदर का भाग कैसे हो, पॉलिश्ड हो। कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रकाश के ऐसे जाएगी, डाइवर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, मुड़ जाती है उसी दिशा में कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्या होता है, डाइवर्ट होकर फैलती रहती है, ऐसे जाएगा ऐसे कुछ होगा, ऐसे आएगा तो ऐसे कुछ होगा। तो ये क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है। कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग मिरर, कह सकते हैं इसका पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग मिरर कर्व्ड, रिफ्लेक्टिंग मिरर कर्व्ड आउटवर्ड। दूसरी चीज़ कैसे होंगी, ये डाइवर्जिंग होंगी। कैसी होंगी, डाइवर्जिंग मिरर कह जाती है। कैसा मिरर होगा, डाइवर्जिंग मिरर होगा। तो टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता था, कॉनकेव मिरर होता था, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे था आपका, जिसका ऊपरी भाग क्या हो, पॉलिश्ड हो और वो उस पर ब्लैक पेंट की परत चढ़ी हो। और हम क्या कहते हैं उसका, और वो कैसे मिरर था, जिसका इनवर्स भाग क्या था, रिफ्लेक्टिंग मिरर क्या था, कर्व्ड इनवर्ट था, और उसमें क्या था आपका, कन्वर्जिंग मिरर था वो। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, उत्तल दर्पण है। कॉन्वेक्स मिरर कैसे है, जिसका अंदर का भाग क्या हो, पॉलिश्ड हो और ब्लैक पेंट की परत चढ़ी हो। तो उसमें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर कर्व्ड आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग मिरर कैसे होगा, कर्व्ड आउटवर्ड। और ये कैसे मिरर होगा, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ट कर रहा है ये, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये बातें आती है आपका स्फेरिकल मिरर के लिए। स्फेरिकल मिरर क्या कहता था, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर फर्स्ट कॉनकेव मिरर, नंबर सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या कहता है, जिसका ऊपरी तल क्या हो, ऊपरी भाग उठा हुआ भाग क्या हो, उस पर पॉलिश्ड हो और ब्लैक पेंट की परत चढ़ी हो। इसे क्या कहते हैं, इसमें दो पॉइंट्स मिलते हैं हमें। कैसा मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस कर्व्ड इनवर्ट्स है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण कहते हैं हम। उत्तल दर्पण कहते हैं इसका अंदर का भाग क्या हो, पॉलिश्ड हो और उस पर ब्लैक पेंट की परत चढ़ी हो। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर कर्व्ड, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर कर्व्ड आउटवर्ड। और ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। ये बातें आती हैं। चलिए हम एक मिरर को हम उठाते हैं। तो किसी एक मिरर को उठाने के लिए क्या कहते हैं हम, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जब बात करते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होते हैं, जो रूल्स बनते हैं, रूल्स मेकिंग रे डायग्राम बाई कॉनकेव मिरर। कि हम कॉनकेव मिरर जो अवतल दर्पण होगा उसके जो हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बनाने के डायग्राम बनाने के कुछ नियम हैं। तो उसके नियम को हम पढ़ते हैं, रूल्स मेकिंग रे डायग्राम बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के द्वारा डायग्राम, चित्र बनाने के लिए, किरण आरेख बनाने के लिए नियम। किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि जब कोई रे
किसी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल दर्पण पर पड़ती हैं, अवतल दर्पण पर, तो वह फोकस बिंदु से होकर वापस लौट आती हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, ये आपने पढ़ा है, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे कहते हैं, ये लाइन को, इस लाइन को क्या कहते हैं? पूरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसके बीच का भाग क्या था? पोल, ध्रुव। इसके गोले का भाग, गोले का केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, बीच का बिंदु फोकस बिंदु, यही था ना, हमने यही पढ़ा है अभी। किसी स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर कटे हुए भाग का क्या था? दो प्रकार के थे स्फेरिकल मिरर, दो। उसका पहला प्रकार क्या है आपका? कॉनकेव अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का पहला भाग क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे था आपका? अवतल दर्पण क्या कहते हैं हम? क्या है? कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मिरर जिसे कहते हैं हम। ये कैसे होता था? इनवर्ट्स के रूप में। क्या है इसका? रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस का था, रिफ्लेक्टिंग कैसे होता था सरफेस पर? इनवर्ट्स होता था, कर्व के रूप में इनवर्ट होता था। तो हम पहली बात करते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर जब पड़ती हैं तो फोकस बिंदु से होकर वापस आती है। पहला नियम हमेशा ये याद कर लीजिए कि जब प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे भी आ सकती हैं, कितनी भी किरणें पड़े दर्पण पर, तो क्या होती हैं? फोकस बिंदु से ही होकर जाएंगी। ये ऐसे, जब प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, पड़ती हैं, तो वह रिफ्लेक्ट होने पर परावर्तित होकर फोकस बिंदु से होकर क्या होती हैं? वापस पुनः अपने मार्ग में वापस आती हैं। कहाँ से? फोकस बिंदु से। किसमें? कॉनकेव मिरर में। तो हम लिख सकते हैं इसका पहला नियम, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through the due to reflection. A ray parallel to principal axis कहा जाए will pass through the कहाँ से कहा जाए? फोकस, कहाँ से? फोकस से होकर जाती है। चलो नोट कर लीजिए। तो पहला नियम क्या है इसका मेरे पास बच्चों? कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो हमेशा कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं? फोकस बिंदु से होकर जाती हैं। किसी, जब प्रकाश किरण किसी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती हैं दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, तो कैसे होगा? फोकस बिंदु से होकर गुजरेंगी। लिख सकते हैं आर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द, हम लिख सकते हैं फोकस रिफ्लेक्शन, ये आता है पहला नियम। नोट कर लीजिए। तो हम दूसरा नियम की बात करते हैं। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लिए होंगे आप लोग शायद। आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण, दूसरा नियम कहता है जब प्रकाश की किरण, ऐसे ही फिगर कुछ रहेगा, हमने मिटा दिया। दूसरा नियम क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस है ये मुख्य अक्ष, इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कह सकते हैं हम। मुख्य अक्ष तो पूरा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पूरी है, इसे क्या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना हम। चलो ये क्या है? पोल है, मध्य बिंदु। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस। तो हम इसी मिटा देते हैं। ये जानते हैं आप क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है,
मुख्य अक्ष है। अब दूसरा नियम ये कहता है, जब पहला नियम क्या था, जब प्रकाश की किरण किस मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो कैसे होगा, उसके फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। दूसरा नियम कहता है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, फोकस बिंदु से अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो कैसे होगा, किरणें कैसे जाएंगी, किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं। दूसरा नियम इसके विपरीत, कि जब प्रकाश की किरण किसी फोकस बिंदु से किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर वो क्या होती है, निकल जाती है। तो लिख सकते हैं, अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन पैरेलल प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, लिख सकते हैं। तो लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर पड़ती हैं, किस केस में, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर के द्वारा हमने किरण आरेख बनाने के रूल जो हमने बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका दूसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण किसी फोकस बिंदु से अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं, आर ए इंसिडेंट आपतित हो रही है, इंसिडेंट थ्रो फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बातें करता है आपका सेकंड लॉ। थर्ड लॉ ये बोलता है कि जब कोई भी रे पोल पर पड़ती है, इंसिडेंट पोल पर, तो उनका जब रिफ्लेक्टेड जो होता है, उनका रिफ्लेक्टेड होने का जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। कि जब अगर इसे मिटा दिया जाए, इस फिगर को ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे कुछ ही रहेगा ये, क्योंकि आपका अवतल दर्पण ही है। तीसरा नियम ये बोलता है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती हैं, ये तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस बिंदु है, आपने पढ़ा है भी, देखा भी है। तीसरा नियम ये कहता है, जब प्रकाश की किरण किसी ध्रुव पर पड़ती हैं तो क्या होती है, उसी ध्रुव से क्या होती हैं, उसी मार्ग में वापस आने के लिए ध्रुव से क्या होती हैं, चली जाती हैं। और इन दोनों रे का जो एंगल होता है क्या होता है, सेम एंगल होता है। इन दोनों का एंगल क्या होता है, सेम होता है, I = R लिख सकते हैं ना। परावर्तित हो रहे हैं, रिफ्लेक्टेड हो रही हैं। जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, इंसिडेंट होती हैं किसी पोल पर, तो क्या होती हैं, उसी मार्ग में जब वापस आती हैं तो उनका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। कहा जाती है आर रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड, I इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड इन इक्वल एंगल, इज रिफ्लेक्टेड टू इक्वल इन इक्वल एंगल कहा जाए। तो लिख सकते हैं ना कि जब प्रकाश की किरण किसी ध्रुव पर पड़ती हैं, ध्रुव पर ऐसे ही आएंगी तो पुनः उसी मार्ग में क्या होती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। तो रिफ्लेक्टेड होने पर क्या होती है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आर रे इंसिडेंट एंगल ऑन द पोल मतलब ध्रुव, ऑन द पोल इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम एंगल, इन द इक्वल एंगल। दैट्स ऑल। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहें और नोट्स बनाते हुए चलें मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय बाय।